दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम एमपीटेट वर्ग 3 एवं सीटेट के लिए गणित शिक्षण शास्त्र मैथ्स पेडागोजी के 30 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे, जो आपके एग्ज़ाम में बहुत ही महत्वपूर्ण रहेंगे। इससे पहले वाले वीडियो में हम 30 प्रश्नों पर चर्चा कर चुके थे। आज हम 30 से आगे के प्रश्नों पर चर्चा करेंगे और ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, जो आपकी परीक्षा में ज़रूर ही सफल करेंगे। चलिए तो आज का प्रश्न स्टार्ट करते हैं। आज का पहला प्रश्न है कि पाठ्यक्रम अवश्य ही विद्यार्थी की खालिस्तान से मिलना चाहिए। आवश्यकताओं से, आभूषण से, कठिनाइयों से या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, इसका सही आंसर क्या होना चाहिए? ए, अर्थात विद्यार्थी की आवश्यकताओं से पाठ्यक्रम जरूर मिलना चाहिए। अगला प्रश्न देखते हैं। नेत्रहीन शिक्षार्थियों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए आपकी रणनीति क्या होनी चाहिए? यानी कि कक्षा में नेत्रहीन शिक्षार्थी हैं तो उसके लिए क्या रणनीति होना चाहिए? पहला ऑप्शन है वैकल्पिक शिक्षण, अधिगम और मूल्यांकन विधि। शिक्षार्थियों को एक विशेष शिक्षक के पास भेजेंगे या गणित की बजाय उन्हें कोई अन्य विषय प्रदान करेंगे या उन्हें गणित में उच्च स्कोर करने वालों से जोड़ेंगे। तो दोस्तों, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ए, अर्थात वैकल्पिक शिक्षण, अधिगम और मूल्यांकन विधि जैसा उपयोग करेंगे और इस प्रकार की विधि को अपनाकर हम नेत्रहीन या पिछड़े बालकों को हम या उनकी आवश्यकताओं को पूर्ति कर सकते हैं। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। ऐसे ही शॉर्ट वीडियो के माध्यम से आप अपना अच्छा रिवीजन कर सकते हैं और आपकी तैयारी को बेहतरीन बना सकते हैं। इसलिए दोस्तों, वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें और अपने साथियों के साथ शेयर ज़रूर करें। अगला प्रश्न देखते हैं। पाठ्य योजना का अर्थ है एक विस्तृत विवरण जिसे शिक्षक में पूरा करता है। पहला ऑप्शन है अनिश्चित अवधि में पूरा करता है, या निश्चित अवधि में, या पूरे दिन में, या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, पाठ्य योजना या लेसन प्लान का अर्थ क्या होता है? एक विस्तृत विवरण जिसे शिक्षक काय में प्लान पूरा करता है? एक निश्चित अवधि में। लेसन प्लान का मतलब होता है एक निश्चित अवधि में पाठ्यक्रम को पूरा करना। इस प्रकार से बी इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं कि गणित में व्याख्यान रणनीति के लिए कौन सा सही नहीं है? यानी कि व्याख्यान रणनीति के बारे में कौन सा सही नहीं है? तो देखिए, निष्क्रिय कक्षा, गैर मनोवैज्ञानिक, प्रेरणा की कमी, या यह दर्शकों को सीखने के अनुभव के अधिकतम नियंत्रण की अनुमति देता है। तो इनमें से कौन सा सही नहीं है? डी, अर्थात डी क्या है? दर्शकों के सीखने के अनुभव के अधिकतम नियंत्रण की अनुमति देता है। अधिकतम नियंत्रण, यहाँ पर थोड़ा सा शब्द को समझना है। अधिकतम नियंत्रण कहा गया है, इसलिए यह गलत है। जबकि व्याख्यान रणनीति में अधिकतम नियंत्रण नहीं होता है। जबकि व्याख्यान रणनीति के बारे में कहा जाए तो इससे निष्क्रिय कक्षा भी बनी रहती है, गैर मनोवैज्ञानिक पद्धति भी है ये, और इससे प्रेरणा में भी कमी होती है। तो ये तीनों चीज़ें व्याख्यान विधि के बारे में सही, जबकि चौथा कथन गलत है। अगला प्रश्न देखते हैं कि कौन भावात्मक डोमेन से संबंधित नहीं है? आप इन चार ऑप्शन के आधार पर बताइए कि इनमें से कौन भाव या भावात्मक पक्ष से नहीं जुड़ा है। तो इसका सही आंसर होगा ए, अर्थात ज्ञान अपने मस्तिष्क से जुड़ा है, यानी कि संज्ञानात्मक पक्ष से जुड़ा है, ना कि भावनात्मक पक्ष से। इस प्रकार ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित मनोवैज्ञानिकों में से किसका विचार है कि एक विद्यार्थी को उसकी आवश्यकताओं को पूरा करके प्रेरित किया जा सकता है? हेनरी मुरे का, अब्राहम मैस्लो का। अब इन्हें कोड वर्ड के आधार पर इसका आंसर देना है कि केवल एक सही है, कि दोनों सही हैं, कि केवल दूसरा सही है, या कोई नहीं है सही। तो इसका सही आंसर क्या होना चाहिए? दोनों ही मनोवैज्ञानिकों ने, हेनरी मुरे, इसका सही नाम मुरे है, और दूसरा है अब्राहम मैस्लो, दोनों ने ही आवश्यकताओं के बारे में एक सिद्धांत भी दिया था, जिसे आवश्यकता या मांग का सिद्धांत भी कहते हैं। और इन्होंने कहा था कि मांग या आवश्यकताओं के आधार पर ही व्यक्ति सीख सकता है। तो इन दोनों कथनों के अनुसार, दोनों मनोवैज्ञानिकों के अनुसार
यह कथन सत्य होता है कि एक शिक्षार्थी को उसकी आवश्यकता को पूरा करके प्रेरित किया जा सकता है। इस प्रकार से इसका सी आंसर हो जाएगा, ए और बी दोनों। अगला प्रश्न देखते हैं, प्राथमिक चिकित्सा का ज्ञान शिक्षक के लिए क्यों आवश्यक है? आप इन चार ऑप्शन को देखिए। छात्रों को किसी भी समय प्राथमिक चिकित्सा की आवश्यकता हो सकती है, या शिक्षक को अपने स्वास्थ्य के लिए इसकी आवश्यकता होती है, खेल मैदान में घायल होने पर बच्चों के इलाज के लिए, या इससे शिक्षक का ज्ञान बढ़ता है। तो दोस्तों इसका सही आंसर ए हो जाएगा, अर्थात छात्रों को किसी भी समय प्राथमिक चिकित्सा की आवश्यकता पड़ती है। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि स्कूल में या विद्यालय में छोटे छोटे बालक या छात्र जब कई प्रकार की गतिविधियां, खेल गतिविधि या पढ़ाई से संबंधित कोई अन्य गतिविधि करते हैं, तो वो इतना ख्याल नहीं रख पाते हैं स्वयं का, इसलिए उन्हें चोट लगने का भय भी रहता है और उन्हें उसी समय इमीडिएटली चिकित्सा देने की आवश्यकता पड़ती है। इस प्रकार से ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं कि शिक्षण और शोध के बारे में सबसे अनुभूत विचार कौन सा है? शिक्षण और शोध थोड़ा सा समझना है, यानी कि टीचिंग एंड रिसर्च के बारे में कौन सा कथन सही है। तो इन चार ऑप्शन के आधार पर बताएंगे और इसका सी आंसर सही हो जाएगा। वे एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, यानी कि देखिए शिक्षण कर रहे हैं तब भी हम उसमें कुछ खोजने के प्रयास करते हैं, और शोध कर रहे हैं तब भी उसमें हम किसी निष्कर्ष पर पहुंचने का प्रयास करते हैं। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि दोनों ही, शिक्षण और शोध दोनों ही एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, विद्यार्थियों में उत्तरदायित्व के विकास के लिए कौन सा अधिक आवश्यक है? यहाँ पर समझिए, उत्तरदायित्व के विकास के लिए क्या आवश्यक है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी। यदि छात्र स्वयं का अध्ययन करता है तो इससे वो उत्तरदायित्व को भी समझेगा और अपनी जिम्मेदारी को भी समझेगा, इसलिए स्व अध्ययन सबसे महत्वपूर्ण है, ना कि गृहपाठ, मौखिक कार्य और ड्रिल कार्य। इन सब में सबसे उचित आंसर इसका स्वयं अध्ययन है। इस प्रकार सी इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं कि वैज्ञानिक पद्धति पर आधारित विधि कौन सी है, यानी कि इनमें से कौन सी विधि है जो वैज्ञानिक पद्धति पर आधारित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, प्रयोगशाला विधि। प्रयोगशाला विधि काय पे आधारित है? वैज्ञानिक पद्धति पर आधारित है। सी इसका आंसर हो जाएगा। दोस्तों इस पद्धति या इस विधि को हमें याद रखना है कि ये किस पद्धति पे आधारित है, ये फैक्ट है एक हिसाब से। अगला प्रश्न देखते हैं कि कौन से प्रश्न विश्वसनीयता के साथ चिन्हित करना कठिन है, यानी कि किस प्रकार के प्रश्नों को चिन्हित करना, विश्वसनीयता के साथ चिन्हित करना कठिन होता है? तो ऑप्शनों के आधार पर हम बता सकते हैं असंरचित निबंध, या संरचित निबंध, या संक्षिप्त जवाब, या एकाधिक प्रकार के प्रश्न। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए, असंरचित निबंध। असंरचित निबंध को ही छांट पाना या चिन्हित कर पाना कठिन होता है, जबकि संरचित में भी हम बता सकते हैं और संक्षिप्त जवाब में भी हम बता सकते हैं और एकाधिक प्रकार के प्रश्न में भी हम बता सकते हैं कि हाँ ए इसका उत्तर होगा, हाँ ए इसका उत्तर होगा। तो मतलब उसमें विश्वसनीयता बनी रहती है, परंतु असंरचित निबंधों में ऐसा नहीं होता है। इस प्रकार से ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं कि गणित में अच्छा होने के लिए जरूरी है, क्या जरूरी है? तो इसका सही आंसर क्या होना चाहिए? इन चार ऑप्शनों के आधार पर बताइए। तो अमूर्त सोच होनी चाहिए, तार्किक तर्क के माध्यम से समस्या बनाई रखना चाहिए और तैयार करना चाहिए। यानी कि गणित में अच्छा होने के लिए अमूर्त सोच रखनी चाहिए, तार्किक सोच रखनी चाहिए, समस्याओं को बनाना चाहिए और उनसे निपटने का तरीका भी तैयार करना चाहिए। इस प्रकार से 20 का सबसे उचित आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, मैथ क्लब का प्रायोजक या सलाहकार कौन होना चाहिए? मैथ क्लब का प्रायोजक या सलाहकार कौन होना चाहिए? प्रधानाध्यापक, मॉनिटर, गणित के वरिष्ठ शिक्षक या छात्र? तो इसका सही आंसर क्या होना चाहिए? बी, अर्थात जो गणित में निपुण है वही शिक्षक ही मैथ क्लब का आयोजक होना चाहिए, क्योंकि वो गणित की हर एक क्रियाविधि को समझा सकता है, हर एक सूक्ष्म पहलू पर चर्चा कर सकता है। वो गणित में विशिष्ट होता है गणित का शिक्षक, इसलिए 20 का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं कि पाठ्यचर्या लचीलेपन की अवधारणा को जिनके लाभ के लिए पेश किया गया था वह है, यानी कि जो
पाठ्यचर्या है लचीलेपन की अवधारणा किन के लिए आई थी? विकलांग के या मदरसे वाले बच्चों के लिए या SC ST वाले बच्चों के लिए या उपरोक्त सभी के लिए? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ए, अर्थात विकलांग बच्चों के लिए ही लचीलेपन की अवधारणा आई थी। इस प्रकार से दोस्तों इसका ए आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। खराब पढ़ने की समझ कई विषयों में अकादमिक विफलता की ओर ले जाती है। पढ़ने में सुधार के तरीके को क्या हो सकते हैं? पढ़ने में सुधार के तरीके हो सकते हैं, क्या हो सकते हैं? देखिए, इन्होंने कहा है कि यदि आप गलत पढ़ते हैं तो इससे अकादमिक विफलता भी होती है। तो सही पढ़ने के उपाय क्या होना चाहिए? दोस्तों ये 3 कथन दिए गए हैं, 1 2 3। जब संभव हो अपने बच्चों को जोर से पढ़ें, अपने बच्चों को साप्ताहिक पुस्तकालय में ले जाएं व उसे पढ़ने का चयन करने दें, टैब पर किताबें उपलब्ध कराएं, लेकिन मुद्रित शब्दों को नहीं देखना चाहिए ताकि वह टैब पर ध्यान केंद्रित कर सके। तो दोस्तों इनका कोड वर्ड में आंसर बताना है और इसका सही आंसर हो जाएगा बी, अर्थात केवल पहला और दूसरा कथन ही सही है, तीसरा नहीं है। आप यहाँ पर समझ सकते हैं कि टैब से इसका कोई विशेष मतलब नहीं है, लेकिन जब जब संभव हो तब उसे किताबें पढ़ने के लिए कहना चाहिए, साप्ताहिक पुस्तकालय में भी उसे भ्रमण पर ले जाना चाहिए और पढ़ने के लिए कहना चाहिए। इससे उसके पढ़ने की जो समझ है वो अच्छी होगी। अगला प्रश्न देखते हैं कि गणित बच्चों के मन में तर्क करने की आदत बसाने का एक तरीका है। कथन को याद रखना है कि गणित बच्चों के मन में तर्क करने की आदत बसाने का एक तरीका है। यह कथन किसने कहा था? तो दोस्तों इन 4 जो मनोवैज्ञानिक थे इनमें से पहले का यानी कि लॉक इसका आंसर हो जाएगा। लॉक ने यह कथन कहा था कि बच्चों के मन में तर्क करने की आदत बसाने का एक तरीका है। ए आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। समग्र प्रपत्र चतुर्थ श्रेणी के लिए मूल्यांकन के पैरामीटर क्या होंगे? समय प्रपत्र चतुर्थ श्रेणी के लिए मूल्यांकन के पैरामीटर होंगे। देखिए यहाँ पर समय को मापने के पैरामीटर क्या होना चाहिए? साधारण भाषा में कहें तो समय के पैरामीटर पूछे गए हैं। तो देखिए इसका सही आंसर बी होना चाहिए, अर्थात डिजिटल और अनुरूप घड़ी पर पढ़ने का समय हाफ पास्ट होना चाहिए, क्वार्टर पास्ट होना चाहिए, 15 मिनट से AM PM की अवधारणा भी समझना चाहिए। AM PM घड़ी में देखा होगा आपने, मिनट और सेकंड के बीच का संबंध भी पता होना चाहिए, तभी हम समय के बारे में बता सकते हैं या उसका मूल्यांकन कर सकते हैं। तो इस प्रकार इसका बी आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों कि गलत उत्तर के कारणों की पहचान करने के लिए नैदानिक परीक्षणों को किसकी आवश्यकता होती है? चिकित्सक, मनोविज्ञानी, विशेषज्ञ या मनोचिकित्सक? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा डी, अर्थात विशेषज्ञ की आवश्यकता पड़ती है। इस प्रकार से इसका क्या आंसर हो जाएगा? डी आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं कि उच्च शिक्षा में अनुसंधान और शिक्षण 2 अलग अलग गतिविधियां हैं। हायर एजुकेशन में अनुसंधान और शिक्षण 2 अलग अलग गतिविधियां हैं जो एक साथ की नहीं जा सकती, की जा सकती हैं केवल अनुक्रमिक क्रम में, या एक साथ की जा सकती हैं या एक दूसरे को बिगाड़ कर ही एक साथ की जा सकती हैं। तो इसका क्या आंसर होना चाहिए आप बताइए दोस्तों? इसका सही आंसर हो जाएगा बी, अर्थात की तो जा सकती हैं लेकिन केवल अनुक्रमिक क्रम में। अनुक्रमिक क्रम में मतलब सिस्टमेटिक वे में तो कर सकते हैं, परंतु इन्हें अव्यवस्थित रूप से दोनों को साथ नहीं लिया जा सकता है। अगला प्रश्न देखते हैं। गणित पढ़ाने के उद्देश्य क्या है? सफल व्यवसाय चलाने के लिए, या बाल मौलिक कौशल और गणित की प्रक्रिया में विकसित करने के लिए, बच्चे को एक अच्छा गणितज्ञ बनाने के लिए, या इन सभी चीज़ों के लिए? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा बी, अर्थात कि बाल मौलिक कौशल और गणित की प्रक्रिया में विकसित करने के लिए गणित को पढ़ाने का उद्देश्य बताया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं कि खालिस्तान को छोड़कर निम्नलिखित गणितीय पद है, यानी कि इनमें से कौन सा एक जिसे छोड़कर गणित के पद हैं? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? बी, अर्थात ना तो इसमें यदि और केवल यदि,
यदि और केवल यदि और ना तो और ना ही, आवश्यक और पर्याप्त, व्यापकता की हानि के बिन। तो दोस्तों इसमें बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अर्थात ना तो और ना ही ऐसे पदों को हम गणित के अंतर्गत नहीं रखते हैं, जबकि यदि और केवल यदि तो रखते हैं, आवश्यक और पर्याप्त भी रखते हैं, व्यापकता की हानि के बिन भी रखते हैं। इसका बी आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। एनसीएफ के अनुसार गणित में सोचने और तर्क करने का एक विशेष तरीका शामिल है, तो दिए गए सिद्धांत के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन गलत है। यहाँ पर थोड़ा प्रश्न को अच्छे से समझना है कि गणित में सोचने और तर्क करने का एक विशेष तरीका शामिल है, निम्न में से कौन सा कथन गलत है। तो इसका सही आंसर क्या होना चाहिए दोस्तों, सी, अर्थात छात्रों को संख्यात्मक प्रश्नों को हल करने के लिए सूत्र दें, ये बात गलत है एनसीएफ के अनुसार। जबकि गतिविधियां और अभ्यास कराना चाहिए, पाठ्य पुस्तकों के अनुसार सामग्रियां भी देना चाहिए और ऐसी विधि अपनाना चाहिए जिनसे बच्चों को सिखाया जा सके। तो इस प्रकार का नेगेटिव पॉइंट पूछा था, तो यहाँ पर सी इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। रोमन अंकों का उपयोग आमतौर पर हिंदू अरबी अंकों जैसी संख्या के लेखन में क्यों नहीं किया जाता है। इन्होंने कहा है कि जो हिंदू अरबी संख्या प्रणाली है, यानी कि साधारण जो संख्या है ना, जिन्हें हम इकाई दहाई सैकड़ा के माध्यम से पढ़ते हैं, रोमन अंकों का उपयोग क्यों नहीं किया जाता है। चार ऑप्शनों के आधार पर हमें बताना है कि रोमन अंकों को याद करना मुश्किल होता है, या रोमन अंकों का उपयोग करके संख्या को बनाना एक जटिल कार्य है, या अंग्रेजी वर्णमाला और रोमन अंकों में भ्रमित हो जाते हैं बच्चे, या फिर रोमन अंक का स्थानीय मान नियोजन नहीं करते हैं, इसलिए इन अंकों का उपयोग करना गणना के लिए मुश्किल हो जाता है। तो दोस्तों इसका डी आंसर होना चाहिए। क्या होना चाहिए, डी आंसर। क्योंकि देखिए जो इकाई दहाई प्रणाली होती है, यानी कि हिंदू अरेबी प्रणाली होती है, इसमें स्थानीय मान का विशेष महत्व होता है और स्थानीय मान के आधार पर हम संख्या को बता सकते हैं। परंतु रोमन में ऐसा नहीं होता है। यदि 10 को x लिखा है तो वो x ही हमें याद रखना है, इसमें इकाई दहाई जैसी कोई प्रणाली नहीं होती है, यानी स्थानीय मान का इसमें नियोजन नहीं होता है, इसलिए इसका डी आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं कि विशिष्ट अधिगम और निर्देशात्मक कठिनाइयों का पता लगाने का मुख्य उद्देश्य क्या है। यानी कि निर्देशात्मक कठिनाइयों का और विशिष्ट अधिगम का पता लगाने का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ए, अर्थात प्रज्ञान। प्रज्ञान का मतलब होता है कि उनकी कठिनाइयों और उनके अधिगम के लिए उचित प्रबंध करना। यदि हम किसी समस्या की कठिनाइयों को जानते हैं और उसको उचित प्रबंध करते हैं तो उससे समस्या का समाधान हो जाएगा, इसीलिए प्रज्ञान इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन गणितीय शिक्षण में दृश्य श्रव्य सहायता नहीं करता है। यानी कि ऐसी सामग्री बताना है जो दृश्य और श्रव्य नहीं है, मतलब दोनों नहीं है, ना तो दृश्य और ना ही श्रव्य है। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा डी, रेडियो केवल श्रव्य है, जबकि फिल्म पट्टी, ब्लैक बोर्ड, मॉडल, ये सभी चीज़ें दृश्य और श्रव्य हैं। देखिए ब्लैक बोर्ड दृश्य भी है, मॉडल भी दृश्य भी है, फिल्म पट्टी भी दृश्य है, जबकि रेडियो केवल और केवल श्रव्य है। तो दोस्तों इसका डी आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डी आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं। पूछताछ का उद्देश्य क्या है। यदि हम बच्चों से कुछ सवाल के बारे में या कुछ हल के बारे में पूछते हैं तो उसका उद्देश्य क्या होना चाहिए। पहला ऑप्शन है विद्यार्थियों को प्रेरित करने के लिए, रुचि और जिज्ञासा बनाने के लिए, या पिछले ज्ञान का परीक्षण करने के लिए। तो दोस्तों मेरे हिसाब से इस तीनों उत्तर होना चाहिए इसका, और विकल्प उपरोक्त सभी इसका सही आंसर होना चाहिए, यानी कि डी इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं कि छात्र अक्सर दशमलव संख्याओं की तुलना करने में गलती करते हैं। उदाहरण के लिए 0.50 बड़ा है या 0.5 से। इस त्रुटि का सबसे संभावित कारण क्या है। देखिए यहाँ पर छात्र से पूछा गया है कि इनमें से कौन सा बड़ा है, 0.50 या 0.5। तो देखिए ये दोनों चीज़ ही बराबर है, परंतु इस त्रुटि को इन्होंने कहा है कि 0.50 बड़ा है 0.5 से,
बच्चे अक्सर ऐसी गलतियां करते हैं। तो इसका कारण क्या होना चाहिए? दशमलव क्रम में शून्य के महत्व के बारे में गलत धारणा, या इस प्रकार के प्रश्नों के अभ्यास की कमी, या दशमलव संख्या को संख्या रेखा पर निरूपित करने के ठोस अनुभव का अभाव, या छात्रों का लापरवाह प्रयास। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ए, अर्थात शून्य के महत्व के बारे में गलत अवधारणा बताई गई है, इसलिए ऐसा उत्तर दे रहे हैं छात्र। देखिए यहाँ पर शून्य लगाने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, इसलिए ये दोनों चीज़ें बराबर हैं, परंतु छात्रों ने कहा कि 0.50 बड़ा है, ना कि 0.5। इस प्रकार से ए इसका सबसे उचित आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं कि विचारों को एक साथ मिलाकर एक नया संपूर्ण बनाना या एक नया कॉन्सेप्ट बनाना क्या कहलाता है? तो दोस्तों इसका आंसर होना चाहिए विश्लेषण, अर्थात विश्लेषण में ही हम चीज़ों को मिलाते हैं, यानी कि मिलाकर एक कॉन्सेप्ट बनाते हैं। तो इस प्रकार से बी इसका आंसर हो जाएगा। जबकि संश्लेषण में ही हम चीज़ों को मिलाकर एक नया कॉन्सेप्ट बनाते हैं, जबकि विश्लेषण में हम चीज़ों को तोड़कर उसका अर्थ समझते हैं। जबकि संश्लेषण में क्या होता है, दोनों चीज़ों को या दोनों या दो से अधिक चीज़ों को मिलाकर उसका अर्थ समझा जाता है। तो दोस्तों बी इसका आंसर होना चाहिए। अगला प्रश्न देखते हैं कि ह्यूरिस्टिक विधि के फायदों में से एक है, यानी कि ह्यूरिस्टिक विधि का क्या फ़ायदा है? इसका आंसर क्या होना चाहिए दोस्तों? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, यह छात्रों को एक अन्वेषक के स्थान पर रखता है, यानी कि छात्र ह्यूरिस्टिक विधि में खोज पद्धति से गुजरता है, रिसर्च करता है, इसलिए वो एक अच्छा अन्वेषक बनता है। इस प्रकार से इसका बी इसका आंसर हो जाएगा। दोस्तों आज का अंतिम प्रश्न है 60वां प्रश्न। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर शेयर करना, लाइक करना, कमेंट करके बताएं, तो आगे भी कंटिन्यू किया जाएगा। विज्ञान और पर्यावरण के लिए 39वीं जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय प्रदर्शनी की थीम बच्चों के लिए शिक्षा 2012 है। विज्ञान समाज पर्यावरण, मानव कल्याण के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी, विज्ञान कृषि उद्योग, या वैश्विक जीविका के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए, अर्थात जो थीम थी, यानी कि जो 2012 में जो थीम थी 39वीं राष्ट्रीय प्रदर्शनी की, तो इसकी थीम क्या थी? विज्ञान समाज और पर्यावरण। ये फैक्ट है दोस्तों, आपको याद रखना है। यदि आ जाए तो अच्छी बात है, नहीं आए तो आप एक अनुभव के तौर पर या नॉलेज के तौर पर देख के आगे बढ़ सकते हैं। तो दोस्तों ऐसी वीडियो के लिए आप हमारे चैनल पर बने रहिए, और ऐसी शॉर्ट्स वीडियो के माध्यम से आपका बेहतरीन और अच्छा रिवीजन होता रहेगा। आप किसी काम को करते करते भी इन वीडियो को देखते रहिए और सुनते रहिए, जिससे आपके समय की बचत होगी और अच्छा रिवीजन होगा। धन्यवाद।